हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है पास्ट पार्टिसिपल। इससे पहले भी हमने वर्ब को काफी डिटेल में डिस्कस करा है। उन सभी वीडियोस का लिंक आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस करा था। नॉन फाइनाइट वर्ब का ही टाइप है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप्स की होती है, जेरेंड, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल। जेरेंड, इन्फिनिटिव्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिसिपल्स में भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस करा था इससे पहले। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल को। एक रिवाइज करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने क्या डिस्कस करा था। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके बनती है और ये किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह वर्क करती है जब ये नाउन को मॉडिफाई करती है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में भी वर्ब की बेस फॉर्म में ईडी को ऐड किया जाता है और ये V3 कहलाती है। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसी को ही पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। तो पास्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द पास्ट पार्टिसिपल इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और इसका यूज होता है जब हम परफेक्ट टेंसेस को बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को जब हम फॉर्म करते हैं टेंस में, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। एंड फॉर शोइंग द पास्ट एक्शन मीन्स पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब हमें उस एक्शन को बताना होता है जो एक्शन हो चुका है, जो पास्ट का एक्शन है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। इसीलिए इसका यूज, जो पास्ट पार्टिसिपल है, इसका यूज परफेक्ट टेंसेस में होता है क्योंकि हम उसी एक्शन की बात करते हैं जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। आगे है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज होता है, उसमें भी वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी को ऐड किया जाता है और ये अपने से बाद आने वाले वर्ड को जो नाउन होता है उसी को मॉडिफाई करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है सेंटेंस में, अपने बाद आने वाले नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है। और हमने यही समझा है, यही डिस्कस करा है और ये होता है जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का ही बेस फॉर्म है जिसका यूज होता है परफेक्ट टेंसेस को बनाने में, पैसिव वॉइस को बनाने में। अगेन यहाँ पर जो पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है वो परफेक्ट टेंसेस को बनाने में होता है, पैसिव वॉइस को बनाने में होता है। पैसिव वॉइस के बारे में हमने डिस्कस करा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही एम्फेसिस ऑब्जेक्ट पे रहता है, एक्टिव वॉइस में एम्फेसिस जो है वो सब्जेक्ट पे रहता है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज परफेक्ट टेंसेस को बनाने में, पैसिव वॉइस को बनाने में एंड फॉर शोइंग द पास्ट एक्शन, जो भी पास्ट के एक्शन होते हैं उनको बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है जब ये नाउन को मॉडिफाई करता है। पास्ट पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब सो इट कैनॉट बी यूज्ड ऑन इट्स ओन। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब का ही बेस फॉर्म है। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो कभी भी किसी सेंटेंस में अलोन स्टैंड नहीं करता है। या तो पास्ट पार्टिसिपल किसी नाउन से पहले आएगा, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले आएगा, या वो अपने साथ किसी ऑक्सिलरी वर्ब को लेगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब लेगा और तब वो अपना काम करेगा। तो लास्ट लाइन का यही मतलब है कि पास्ट पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब का ही एक फॉर्म है बट इट कैनॉट यूज्ड ऑन इट्स ओन। ये अलोन स्टैंड होके या अकेला रह के कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे कि V3 का एक एग्जाम्पल है ब्रोकन। ये ब्रोकन जो है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है। तो जो ब्रोकन है ये V3 है।
तो अब ये जो ब्रोकन लिखा है ये अलोन ये कोई सेंस नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल इसके बाद कोई नाउन ना आए। जैसे अगर ब्रोकन के बाद आप लगा देंगे ब्रोकन चेयर या ब्रोकन ग्लास, तो ग्लास और चेयर ये दोनों ही यहाँ पर एज अ नाउन वर्क कर रहे हैं। नाउन को जिसने डिफाइन करा है वो ऑब्वियस है कि नाउन को जो शब्द डिफाइन करते हैं, जो उनके बारे में बताते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल भी एज एन एडजेक्टिव आता है सेंटेंस में। तो यहाँ लास्ट लाइन में कहने का मतलब यही है कि जो V3 फॉर्म है वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल है वो अलोन कोई भी सेंस नहीं देगी। या तो उसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगी या उसके बाद में अगर कोई नाउन आता है तब वो अपना सेंस देती है, तब हमें समझ में आता है पास्ट पार्टिसिपल का फंक्शन। ये तो पास्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन हुई। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही कहा जाता है। और ये जो फॉर्मेशन होता है, मतलब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये कैसे बनती है? तो पास्ट पार्टिसिपल भी दो तरह से बनते हैं। एक तो रेगुलर वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल बनते हैं एंड एक इररेगुलर वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल बनते हैं। तो दोनों ही फॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो रेगुलर वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब को हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल को समझने से पहले तो आई सजेस्ट कि आप रेगुलर और इररेगुलर वर्ब को पहले समझ लें कि रेगुलर और इररेगुलर वर्ब क्या होते हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में या तो ईडी लगा होता है या डी लगा होता है, वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। इररेगुलर वर्ब्स वो होते हैं, रेगुलर वर्ब एक सेम पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। रेगुलर वर्ब में हमेशा एक सेम पैटर्न फॉलो होता है, इसीलिए इन्हें रेगुलर वर्ब कहा जाता है। लास्ट में या तो डी ऐड होगा या ईडी ऐड होगा। लेकिन इररेगुलर वर्ब के साथ में ये चीज नहीं है, क्योंकि इन्हें नाम से ही समझ में आ रहा है इररेगुलर वर्ब। तो इररेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो किसी भी एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। इनके फॉर्म्स अलग होते हैं, मतलब V1 अलग होगा, V2 अलग होगा, V2 से V3 अलग होगा। जबकि रेगुलर वर्ब में V2 एंड V3 सेम होता है, V1 अलग होता है बट V2 एंड V3 सेम होता है रेगुलर वर्ब में। तो पास्ट पार्टिसिपल क्योंकि वर्ब का ही थर्ड फॉर्म है, इसलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी रेगुलर वर्ब्स आते हैं और इररेगुलर वर्ब्स आते हैं। उन्हें देखते हैं। जैसे कि रेगुलर वर्ब में है प्ले, प्ले, प्लेड एंड प्लेड। तो एक सेम पैटर्न है, यहाँ भी ईडी ऐड हुआ है, यहाँ पर भी ईडी ऐड हुआ है। प्ले के बाद वाई के बाद बस ईडी ऐड हो गया है। सेम पैटर्न है, V2 भी प्लेड है एंड V3 भी प्लेड है। अगेन स्माइल, स्माइल में लास्ट में ई है, इसीलिए क्योंकि लास्ट में ई है तो यहाँ पर खाली डी को ऐड कर दिया गया है। स्माइल, स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। तो यहाँ पर V2 और V3 फॉर्म का सेम ही पैटर्न है, इसीलिए इन्हें रेगुलर वर्ब कहा जाता है क्योंकि सेम पैटर्न को फॉलो करती है। अगेन क्राई, क्राई का जब V2 फॉर्म बनेगा तो क्राइड हो जाएगा एंड V3 फॉर्म भी इसका क्राइड है। तो सेम पैटर्न फॉलो हुआ है रेगुलर वर्ब में। प्ले, प्लेड, प्लेड, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, क्राई, क्राइड, क्राइड। रेगुलर वर्ब का V3 फॉर्म सेम पैटर्न से बनेगा। इररेगुलर वर्ब को भी देखते हैं। यहाँ पर है डू, V1 फॉर्म है डू, जो इसका V2 फॉर्म हुआ वो हुआ डिड एंड जो V3 फॉर्म हुआ वो है डन। तो सेम पैटर्न नहीं है क्योंकि बेस फॉर्म अलग है, V2 अलग है, मतलब पास्ट फॉर्म अलग है एंड V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, इसीलिए इन्हें इररेगुलर वर्ब कहा जाता है। डू, डिड एंड डन। सेकेंड है सी, सॉ, सीन। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेलिंग दूसरी है, सी, सॉ की स्पेलिंग चेंज है एंड सीन की भी स्पेलिंग चेंज है। कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है इररेगुलर वर्ब में। पैटर्न इनके कोई भी एक पैटर्न फॉलो ना होके स्पेलिंग्स सभी वर्ब्स की अलग होती हैं। लास्ट है वियर, वियर, वोर एंड वोर्न। तो यहाँ भी आप देखिए कि स्पेलिंग अलग है, वियर, वोर एंड वोर, वोर्न। तो रेगुलर वर्ब तो इजी रहता है याद करना क्योंकि इसमें ईडी या डी ऐड हो जाता है। कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर कॉन्सोनेंट आता है लास्ट में तो कॉन्सोनेंट हट के वो IED हो जाता है। रेगुलर वर्ब का पैटर्न सेम रहता है बट इररेगुलर आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो पास्ट पार्टिसिपल क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसी में ही हमको वर्ब
जो इरेगुलर वर्ब्स हैं वो हमें याद होनी चाहिए, तभी हम समझ सकेंगे कि ये एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज हुई है किसी भी सेंटेंस में। तो अभी हमने डिस्कस करा है जो पास्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन है। परफेक्ट टेंस में यूज होती है, पैसिव वॉइस में यूज होती है, पास्ट के एक्शन को बताती है, और ये एज एन एडजेक्टिव भी वर्क करती है जब किसी नाउन को मॉडिफाई करती है, किसी नाउन की क्वालिटीज को बताती है। फॉर्मेशन भी हमने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा। जो रेगुलर वर्ब है उनका पास्ट पार्टिसिपल सेम पैटर्न पे फॉलो होता है, और जो इरेगुलर वर्ब्स है उनका जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट होता है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। V1 डिफरेंट होगा, V2 एंड V3 पास्ट पार्टिसिपल की स्पेलिंग डिफरेंट होगी। तो फॉर्मेशन भी हमने देख लिया है रेगुलर इरेगुलर वर्ब का। इसके बाद जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका यूज कैसे कैसे होता है, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पास्ट पार्टिसिपल का यूज सेंटेंस में किन किन फॉर्म्स में होता है, इसी को ही डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही कहते हैं, उसका यूज एज एन एडजेक्टिव भी होता है। एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज अ वांटेड क्रिमिनल। तो यहाँ पर जो वांटेड है ये V3 फॉर्म है, वर्ब की V3 फॉर्म है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि इसने डिफाइन किया है क्रिमिनल को। क्रिमिनल यहाँ पर नाउन है, तो नाउन को जो वर्ड डिफाइन करते हैं वो हमेशा ही एडजेक्टिव होते हैं। ही इज अ वांटेड क्रिमिनल, तो क्रिमिनल की क्वालिटी क्या थी, जो क्रिमिनल था वो वांटेड था, तो वांटेड यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव आया है। वर्ब का बेस फॉर्म है, इसमें ईडी को ऐड कर दिया है, वर्ब के बेस फॉर्म में ईडी ऐड करके ये V3 बन गया है, पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में एज अ पास्ट पार्टिसिपल आया है। सेकेंड एग्जाम्पल है कलेक्ट ऑल द पीसेज ऑफ ब्रोकन विंडो। ब्रोकन अगेन यहाँ पर V3 फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद में जो वर्ड आया है वो है विंडो, और विंडो यहाँ पे नाउन है, विंडो पेन यहाँ पर नाउन है। नाउन को जिसने डिफाइन किया है वो है ब्रोकन, नाउन को जो डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर ब्रोकन एज अ पास्ट पार्टिसिपल आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये डिफाइन कर रहा है विंडो को, तो एज एन एडजेक्टिव आता है V3 फॉर्म नाउन को जब ये डिफाइन करता है। थर्ड एग्जांपल है वी हैव क्लीन्ड द किचन एंड यार्ड। हमने किचन को और यार्ड को क्लीन हो चुका है। वी हैव क्लीन्ड द किचन एंड यार्ड, हम किचन और यार्ड को क्लीन कर चुके हैं। तो जो पास्ट का एक्शन हो चुका है उसी के बारे में बात हो रही है। क्लीन्ड यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एज अ पास्ट पार्टिसिपल आया है, एज एन एडजेक्टिव आया है। तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसी से रिलेटेड हमने एग्जांपल को डिस्कस करा। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है पास्ट पार्टिसिपल यूज टू फॉर्म वर्ब टेंस। पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है जब वर्ब के टेंस को बनाते हैं। हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस करा था कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है परफेक्ट टेंसेस को फॉर्म करने में। पैसिव वॉइस को जब हम फॉर्म करते हैं वहां भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। पास्ट एक्शन की जब बात होती है वहां पर भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है जब वो किसी नाउन को डिफाइन करता है। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है वर्ब के टेंस को फॉर्म करने में, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को फॉर्म करते हैं, पास्ट परफेक्ट के टेंस को फॉर्म करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस को जब हम फॉर्म करते हैं तो वहां पर V3 का यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। V3 इज इक्वल टू पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को ही V3 फॉर्म कहा गया है। रेगुलर वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट होते हैं, V3 फॉर्म डिफरेंट होती है, सेम पैटर्न को फॉलो करती है। इररेगुलर वर्ब के जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, V3 फॉर्म है, उनको लर्न करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट में है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है वर्ब के टेंसेस को फॉर्म करने में। एक रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई हैव इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये जिस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आया है वो है हैव। टेंस को फॉर्म किया है, ऑक्सिलरी वर्ब हैव के साथ आया है, हैव, हैज, हैड, ये हैव के ही फॉर्म है, ऑक्सिलरीज वर्ब है। क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आया है। आई हैव इंस्टॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन माय कंप्यूटर। तो यहाँ पर इसने टेंस को फॉर्म किया है, परफेक्ट टेंस फॉर्म हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि आई हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको बोल सकते हैं। इंस्टॉल्ड यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। आई हैव इंस्टॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन माय कंप्यूटर।
सेकंड एग्जांपल है दे हैड रीच। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो V3 फॉर्म है, जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो या तो नाउन से पहले आएगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, या अगर वो परफेक्ट टेंस को फॉर्म करता है तो वो हैव के किसी भी फॉर्म के साथ आएगा, हैव, हैज, हैड। इनके साथ अगर V3 फॉर्म आ रहा है तो वो परफेक्ट टेंस को शो करता है और वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है दे हैड रीच्ड देयर बाय द टाइम आई रीच्ड। अब यहाँ पर रीच दो बार आया है, एक बार यहाँ पर आया है दे हैड रीच्ड देयर बाय द टाइम आई रीच। तो अगेन आप ये कहेंगे कि यहाँ भी रीच्ड है और यहाँ भी रीच्ड है, तो आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे कि कौन सा रीच्ड पास्ट पार्टिसिपल है, कौन सा रीच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और कौन सा रीच्ड यहाँ पर एज अ पास्ट पार्टिसिपल आया है। तो सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले आएगा तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, और अगर वो किसी भी हैव के फॉर्म के साथ आएगा, हैव के साथ आएगा, हैज के साथ आएगा या हैड के साथ आएगा, तब वो वहां पर वर्क करेगा एज अ पास्ट पार्टिसिपल की तरह। जैसे यहाँ पे दे हैड रीच्ड देयर बाय द टाइम आई रीच्ड, तो यहाँ पर जो रीच्ड है वो हैड के बाद में आया है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आया है, तो ये यहाँ पर एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क करेगा। ऑक्सिलरी वर्ब हैड के साथ आया है, और यहाँ पर जो रीच्ड है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ना तो ये किसी नाउन से पहले आया है और ना ही इसने अपने पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब को लिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कब वर्ब V2 है और कब वर्ब V3 एज अ पास्ट पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में आई है। वर्ब टेंस का ही जो थर्ड एग्जांपल है वो है we will have bought everything by the time you come। तो यहाँ पर we will have ये परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल है, क्योंकि हम वर्ब के टेंसेस की ही बात कर रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज परफेक्ट टेंसेस में होता है। तो will लगा है, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। We will have bought, bought यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है। ऑक्सिलरी will and have आया है यहाँ पर, ये दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। We will have bought everything by the time you come, फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल है, bought यहाँ पर एज अ पास्ट पार्टिसिपल की तरह आया है। थर्ड पॉइंट है कि पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस, जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज पैसिव वॉइस को बनाने में भी होता है। पैसिव वॉइस वो वॉइस होती है जहां पर ऑब्जेक्ट पे एम्फोसिस होता है। रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स आर रिटन बाय मी। तो यहाँ पर जो रिटन है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आया है। पैसिव वॉइस में हमेशा ही एम्फोसिस सब ऑब्जेक्ट पे होता है, और यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को भी बनाने में। नेक्स्ट एग्जांपल है एंटीवायरस हैज बीन इंस्टॉल्ड इन माय कंप्यूटर। तो यहाँ पर भी जो हैज बीन है ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इंस्टॉल्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह आया है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस को फॉर्म करने में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। लास्ट जो पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है वो पार्टिसिपल फ्रेजेस में भी होता है। फ्रेजेस में हमने थोड़ा सा ये डिस्कस करा है कि फ्रेज वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, लेकिन अगर वो किसी मेन क्लॉज के साथ जुड़ता है तो वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। और क्लॉज में हमेशा ही एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और वो अपने आप में कंप्लीट होता है। तो फ्रेज जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज भी होता है जो पार्टिसिपल के फ्रेजेस बनते हैं। रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि द मैन टेकन टू द हॉस्पिटल, ये एक पूरा फ्रेज है। द मैन टेकन टू द हॉस्पिटल हैज रिकवर्ड। तो यहाँ पर टेकन टू द हॉस्पिटल एक फ्रेज है, वो जिसके बारे में बात कर रहा है वो है नाउन, और वो नाउन है मैन। यहाँ पर जो जिसको हॉस्पिटल लेके जाया गया है, जो हॉस्पिटल गया है वो है द मैन, और द मैन यहाँ पर नाउन है। तो पार्टिसिपल के फ्रेज जो स्टार्ट होते हैं वो पार्टिसिपल जो होता है, जो फ्रेजेस होते हैं वो या तो बिगनिंग में आ सकते हैं, मिडिल में आ सकते हैं, और एंड में भी फ्रेजेस आ सकते हैं, पार्टिसिपल फ्रेजेस आ सकते हैं।
तो यहाँ पर टेकन टू द हॉस्पिटल एक पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज है, ये डिफाइन कर रहा है नाउन को जो है मैन। तो पार्टिसिपल का यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है पार्टिसिपल के फ्रेजेस में। यहाँ पर जो टेकन है ये पूरा ही टेकन टू द हॉस्पिटल है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। टेकन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जॉस्टेड फ्रॉम द मैराथन रोहन फेल डाउन। तो यहाँ पर एग्जॉस्टेड फ्रॉम द मैराथन ये पूरा ही एक पार्टिसिपल फ्रेज है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि एग्जॉस्टेड फ्रॉम द मैराथन रोहन फेल डाउन, रोहन के बारे में ही बता रहा है कि रोहन जो फेल डाउन हो गया है वो उसका रीजन क्या था। उसके पीछे रीजन ये था कि वो एग्जॉस्ट हो चुका था मैराथन से, इसीलिए रोहन फेल डाउन। तो पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का यूज पार्टिसिपल फ्रेजेस में भी होता है। अभी हमने यहाँ पर यही डिस्कस करा है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है एज एन एडजेक्टिव, जब वो किसी नाउन को बताता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। एंड पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है जब हम वर्ब के टेंस को फॉर्म करते हैं, परफेक्ट टेंसेस को जब हम फॉर्म करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। जब टेंस को हम फॉर्म करेंगे तो जब वर्ब टेंस फॉर्म होता है तब जो पास्ट पार्टिसिपल है V3 है वो हैज, हैव या हैड के साथ में आएगा। और इसके बाद हमने ये डिस्कस करा था कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज पैसिव वॉइस के सेंटेंस को भी बनाने में होता है। लास्ट में ये डिस्कस करा है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज पार्टिसिपल फ्रेजेस में भी होता है, जो फ्रेजेस पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेकन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एग्जॉस्टेड भी यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो पार्टिसिपल फ्रेजेस जब फॉर्म होते हैं तो वो भी पास्ट पार्टिसिपल से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस करा है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे और कहाँ पर होता है। अब एक और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब वर्ब वहां पर V2 आई है, कब वर्ब किसी भी सेंटेंस में पास्ट एक्शन को बता रही है और कब वर्ब वहां पर एज अ पास्ट पार्टिसिपल आई है। तो कुछ ट्रिकी सेंटेंस होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि कब एक वर्ब किसी सेंटेंस में V2 के फॉर्म में आई है जो पास्ट एक्शन को बता रही है, और कब एक वर्ब किसी सेंटेंस में V3 फॉर्म में आई है जो कि पास्ट पार्टिसिपल को बता रही है। तो कुछ इसी से रिलेटेड एग्जांपल को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। किसी भी सेंटेंस में आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां पर जो वर्ब आई है वो V3 है या V2 है, इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल को ही हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रेगुलर वर्ब के तो पास्ट पार्टिसिपल को रिमेम्बर करना बहुत ईजी है, उसमें इररेगुलर वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल को रिमेम्बर करना इजी है क्योंकि उसमें V1, V2 और V3 कंप्लीटली डिफरेंट होता है। बट रेगुलर वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल को, मतलब V3 को और V2 को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि रेगुलर वर्ब में V2 एंड V3 फॉर्म ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी सेंटेंस में कब वर्ब V2 की तरह वर्क कर रही है और कब वर्ब V3 की तरह, मतलब पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रही है। इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पर द शीप जम्प्ड ओवर द फेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जम्प्ड जो वर्ड है वो V2 की तरह फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर ये V2 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो ये किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, और ना ही इससे पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, जैसे कि हैज, हैव या हैड, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो जम्प्ड वर्ड है वो V2 की तरह फंक्शन कर रहा है। द शीप जम्प्ड ओवर द फेंस। तो सेंटेंस को पढ़ के भी आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। अगर जो वर्ब का फॉर्म है इसके बाद में नाउन आता है तब ये एज अ पास्ट पार्टिसिपल आया है, और अगर इसके पहले हैज, हैव या हैड ऑक्सिलरी वर्ब आता है तब ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। बट यहाँ पर इसके बाद में ना तो नाउन है और इससे पहले ना तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर जो जम्प्ड है ये V2 वर्ब का V2 फॉर्म है। सेकेंड एग्जाम्पल है द शीप हैड jumped over the fence by the time shepherd reached। तो यहाँ पर भी जो काम हो चुका है उसी के बारे में बात हो रही है, जो काम परफेक्ट हो चुका है पास्ट में, पास्ट के एक्शन की बात हो रही है। यहाँ पर jumped पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आई है वो है had, has, have, had, ये ऑक्सिलरी वर्ब है
तब यहाँ पर जो जम्प्ड है ये एज अ पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि इसने अपने साथ में एक ऑक्सिलरी वर्ब को लिया है। द शीप हैड जम्प्ड ओवर द फेंस बाय द टाइम शेपर्ड रीच। तो पास्ट का एक्शन है, पास्ट के एक्शन की बात हो रही है कि शेपर्ड के पहुंचने से पहले ही जो शीप थी वो जंप कर चुकी थी। तो यहाँ पर जंप्ड जो है वो एज अ पास्ट पार्टिसिपल की तरह आया है। थर्ड एग्जांपल है ब्रोकन डोर्स मस्ट बी रिपेयर्ड बिफोर द ओपनिंग ऑफ द स्कूल। तो अगेन यहाँ पर जो ब्रोकन है ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि इसने जिस नाउन को डिफाइन किया है वो है डोर। डोर यहाँ पर नाउन है, नाउन को जो वर्ड डिफाइन करते हैं वो हमेशा ही एडजेक्टिव होते हैं। डोर किस तरह की, जो ब्रोकन डोर है, टूटे हुए। तो डोर की क्वालिटी क्या हुई, जो टूटे हुए डोर हैं। ब्रोकन डोर मस्ट बी रिपेयर्ड बिफोर ओपनिंग द स्कूल। यहाँ पर जो रिपेयर्ड है ये V2 फॉर्म है, क्योंकि इसके बाद में ना तो कोई नाउन आया है, ना ही इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर नाउन से पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो वो एज एन एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि वो नाउन को ही डिफाइन करेगा। डोर कैसे थे, ब्रोकन डोर। ब्रोकन डोर मस्ट बी रिपेयर्ड, ब्रोकन जो टूटे दरवाजे हैं वो रिपेयर होने चाहिए बच्चों के स्कूल आने से पहले। तो डोर्स यहाँ पर नाउन है, नाउन को जो वर्ड डिफाइन कर रहा है वो है ब्रोकन। ब्रोकन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल की तरह आया है। लास्ट एग्जांपल है स्मॉल किड्स हैव ब्रोकन ऑल द टॉयज। जो स्मॉल किड्स है हैव ब्रोकन ऑल द टॉयज, ये भी परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो ब्रोकन है ये एज अ पास्ट पार्टिसिपल आया है, क्योंकि इससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज हुआ है। हैव का यूज हुआ है ब्रोकन से जस्ट पहले। ब्रोकन यहाँ पर एज अ पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क करेगा, और ये आप सेंटेंस को पढ़ के आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर ब्रोकन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैव ऑक्सिलरी का यूज हुआ है तो ये यहाँ पर ब्रोकन एज अ पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर अभी हमने आइडेंटिफाई करा है कि कभी किस सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर V2 फॉर्म आता है या V3 फॉर्म आता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब वो एज अ V2 की तरह आया है, मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म की तरह आया है, और कब वो V3 की तरह एज अ पास्ट पार्टिसिपल वर्क कर रहा है। रिलेटेड एग्जांपल को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नाउन से पहले आता है, वो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो वो एज अ पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क करेगा। अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले किसी भी ऑक्सिलरी का यूज हुआ है तो वो परफेक्ट टेंस को शो करेगा, और तब वो वहां पर किसी भी सेंटेंस में एज अ पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क करेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन को डिस्कस करा है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे फॉर्म होता है, रेगुलर वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। इररेगुलर वर्ब के जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं उनके फॉर्मेशन में चेंजेस होते हैं, मतलब V1 डिफरेंट होगा, V2 डिफरेंट होगा एंड V3 डिफरेंट होगा। इसके बाद हमने डिस्कस करा था कि पास्ट पार्टिसिपल किस किस तरह से यूज होता है। एज एन एडजेक्टिव यूज होता है किसी भी सेंटेंस में जब वो नाउन को डिफाइन करता है। परफेक्ट टेंस के सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है ऑक्सिलरी हैव, हैज, हैड के साथ में। और हमने डिस्कस करा था कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। पार्टिसिपल फ्रेजेस में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, V3 का यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। और हमने ये भी डिस्कस करा है लास्ट में कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब किसी सेंटेंस में जो वर्ब है वो एज अ V2 की तरह आया है और V3 की तरह वर्क कर रहा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इससे पहले जो भी वीडियोस बन चुके हैं उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वर्ब की एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी है, नाउन की भी डिफरेंट प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट को क्लिक करके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उससे जो भी वीडियो अपलोड होता रहेगा चैनल पे उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे टाइमली। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।